नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी पंच परमेश्वर के कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, इन दो दोस्तों की कहानी सुनाते हैं और इसके जरिए हम दोस्ती, न्याय और हाँ, धर्म के कुछ पेचीदा सवालों को देखेंगे। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक अटूट सी लगने वाली दोस्ती भी मुश्किल हालात में परखी जाती है। हाँ, और फिर गांव की पंचायत का मंच आता है जहां न्याय और जिम्मेदारी जैसे बड़े मुद्दे सामने खड़े हो जाते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इस कहानी के आईने में दोस्ती, कर्तव्य और न्याय की बारीकियों को समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी के बिल्कुल बीच में है जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। इनकी दोस्ती काफी गहरी बताई गई है। हाँ, गहरी दोस्ती। जैसे खेती में साझेदारी थी, लेन देन में भी एक भरोसा था। इतना भरोसा कि अगर जुम्मन हज पर गए तो घर की चाबी अलगू के पास, और अलगू कहीं बाहर गए तो जुम्मन घर संभाल रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कहानी में कहा गया है, कि उनकी दोस्ती का आधार कोई खानपान या धर्म वो सब नहीं था। तो फिर क्या था? विचारों का मेल। कहानी इसे मित्रता का मूल मंत्र कहती है। एक वैचारिक स्तर पर वो जुड़े हुए थे। अच्छा, और ये दोस्ती बचपन की थी, जब जुम्मन के पिता जुमराती शेख उन्हें पढ़ाते थे। जी हाँ, वहीं से। और अलगू में, जैसा उस जमाने में होता था, गुरु जुमराती की काफी सेवा भी की थी। पर अलगू के पिता का नजरिया थोड़ा अलग था। वो मानते थे कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी है गुरु की सेवा और उनका आशीर्वाद। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक छोटा सा विरोधाभास भी है। गुरु जुमराती खुद आशीर्वाद से ज्यादा शायद अपने सोटे यानी अपने अधिकार पर ज्यादा भरोसा करते थे। हाँ, ये बात है। और शायद इसी वजह से जुम्मन का भी गांव में मान था। हाँ, शायद उनके पिता के अधिकार के कारण या फिर जुम्मन की अपनी अनमोल विद्या के कारण। लिखने पढ़ने की काबिलियत, जिससे गांव के दस्तावेज वगैरह बनते होंगे। और अलगू का मान? अलगू का मान उनके धन दौलत की वजह से था। तो ये उस समय की सामाजिक सच्चाई भी दिखाता है ना। सही कहा। अच्छा, तो कहानी में पहला बड़ा मोड़ कब आता है? वो आता है जुम्मन की बूढ़ी खाला के साथ। उनकी मौसी थी वो। हाँ, जिनके पास थोड़ी जमीन थी पर कोई नजदीकी रिश्तेदार नहीं था। और जुम्मन ने बड़े बड़े वादे किए कि भाई जिंदगी भर देखभाल करेंगे, और वो जमीन अपने नाम लिखवा ली, हिब्बानामा जिसे कहते हैं। लेकिन ये रजिस्ट्री होने तक ही था सब। बिल्कुल। जैसे ही रजिस्ट्री की मोहर लगी, खासकर जुम्मन की पत्नी करीमन का बर्ताव एकदम बदल गया। खाला को फिर रूखा सूखा खाना और कड़वी बातें ही मिली। हाँ, मामला इतना बिगड़ा कि खाला ने कहा कि भाई मुझे महीने का कुछ खर्चा दे दो अलग से गुजारे के लिए। और जुम्मन का जवाब? साफ इनकार। कहा, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? तब खाला ने पंचायत बुलाने की बात कही। हाँ, धमकी दी। और इस पर जुम्मन का क्या रिएक्शन था? वो हंस पड़े। हाँ, कहानी कहती है जैसे कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ आता देख मन ही मन हंसता है। उन्हें लगा पंचायत में कौन मेरे खिलाफ जाएगा। उन्हें अपने सामाजिक रसूख पर पूरा भरोसा था। एकदम। उन्हें लगा कि आसपास के गांव में सब या तो उनके एहसानमंद है या उनसे दुश्मनी नहीं लेना चाहेंगे। लेकिन खाला ने हार नहीं मानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपनी बात लेकर गांव-गांव घूमी और आखिर में पहुंची अलगू चौधरी के पास, जुम्मन के सबसे गहरे दोस्त के पास। हाँ, और उन्हें पंचायत में आने को कहा। अलगू पहले तो झिझके, दोस्ती का वास्ता दिया। कहा, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। लेकिन खाला ने कुछ ऐसा कहा जिसने अलगू को सोचने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। एक सीधा सा सवाल, बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? ये तो बहुत बड़ा सवाल था। हाँ, और कहानी कहती है कि ये शब्द अलगू के अंदर सोए हुए धर्म ज्ञान को जगा देते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनके ज़मीर की आवाज बन गया। तो फिर पंचायत बैठी। खाला ने जुम्मन के ऐतराज के बाद भी अलगू चौधरी का नाम लिया, अपना सरपंच चुना। जुम्मन ने क्या किया? ऊपर से तो मान गए, शायद मन में यही सोचा होगा कि दोस्त है, मेरे हक में ही बोलेगा। लेकिन अलगू ने सरपंच बनते ही अपना रुख साफ कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा कि इस वक्त दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेरी नजर में जुम्मन और खाला बराबर है। फिर उन्होंने जुम्मन से सवाल पूछने शुरू किए। और वो सवाल ऐसे थे, कहानी के मुताबिक, जो जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह लगे। जुम्मन हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, मेरा दोस्त ही मेरी जड़ें खोद रहा है। यहाँ दोस्ती और न्याय आमने सामने आ गए। बिल्कुल। और ये बदलाव बहुत अहम है। कहानी दिखा रही है कि पंच का पद मिलते ही, वो जिम्मेदारी आते ही, इंसान अपने निजी रिश्तों से ऊपर उठ जाता है। अलगू
अब सिर्फ जुम्मन के दोस्त नहीं थे। नहीं, वो अब न्याय के प्रतिनिधि थे। उनकी व्यक्तिगत दोस्ती अब पंच के सार्वजनिक कर्तव्य के नीचे आ गई। काफी बहस हुई होगी पंचायत में। हाँ, जुम्मन ने भी अपना पक्ष रखा। कहा कि मैंने तो खाला को माँ की तरह माना, पर औरतों की आपस की अनबन में मेरा क्या बस। और ये भी कहा कि हिब्बानामे में कहीं महीने के खर्च का जिक्र तो था नहीं। आखिरकार फैसला क्या हुआ? अलगू ने फैसला सुनाया। साफ कहा कि जुम्मन शेख को खालाजान को महीने का गुजारा भत्ता देना होगा, क्योंकि उनकी जायदाद से इतना मुनाफा तो होता ही है। और अगर जुम्मन ना दें तो फिर वो हिब्बानामा रद्द समझा जाएगा, जमीन वापस खाला को मिल जाएगी। ये तो जुम्मन के लिए बहुत बड़ा झटका रहा होगा। बिल्कुल, सन्नाटे में आ गए वो। उन्हें लगा कि जिस दोस्त पर सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने वक्त पड़ने पर धोखा दे दिया। उनकी दोस्ती की नींव हिल गई। हाँ, कहानी में एक लाइन है ना, इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका। सचमुच वो बालू की ही जमीन पर खड़ा था। दोस्ती में दरार आ गई। हाँ, वो जो गर्मजोशी थी वो खत्म। अब बस एक ऊपरी शिष्टाचार बचा था। कहानी कहती है जैसे तलवार से ढाल मिलती है। और जुम्मन के मन में बदले की भावना। वो मौके की तलाश में रहने लगे कि कब इस धोखे का, इस कुटिलता का बदला लिया जाए। तो न्याय तो हुआ, पर रिश्ते में कड़वाहट आ गई। हाँ, ये कहानी का एक और पहलू है। न्याय का पालन भी कभी कभी रिश्तों को मुश्किल बना देता है, अगर उसे सही भावना से न लिया जाए। और जुम्मन को बदला लेने का मौका मिला। हाँ, ज्यादा देर नहीं लगी। अलगू चौधरी के पास बैलों की एक बड़ी अच्छी जोड़ी थी, बड़े नाजों से पाली हुई। अच्छा। पंचायत के कोई 1 महीने बाद ही उस जोड़ी का एक बैल मर गया। ओह। और इस पर जुम्मन ने क्या कहा दोस्तों के बीच? ये दगाबाजी की सजा है। मतलब सीधा इशारा अलगू की तरफ। हाँ, और अल्लू को भी शक हुआ कि कहीं जुम्मन ने ही जहर न दे दिया हो। वहां बढ़ गई होगी फिर तो। बहुत बढ़ गई। दोनों की पत्नियों चौधरायन और करीमन के बीच भी खूब कहा सुनी हुई। पुराने ताने शक सब बाहर आ गए। दोस्ती अब दुश्मनी का रूप ले रही थी। अब अल्लू के पास एक ही बैल बचा, उसका क्या किया उन्होंने? उसका कोई जोड़ीदार तो मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने उसे गांव के ही एक इक्का गाड़ी वाले समझू साहू को बेच दिया। नकद में? नहीं, उधार पर। वादा ये था कि समझू साहू 1 महीने में दाम चुका देगा। लेकिन समझू साहू ने उस बैल के साथ क्या किया? यही कहानी एक और तरफ मुड़ती है। समझू ने उस बैल से बहुत ज्यादा, मतलब बेरहमी से काम लिया। कैसे? दिन में 3-3, 4-4 खेपे मंडी की, भारी बोझ, न चारे का ठीक से इंतजाम न पानी का। जबकि अल्लू के घर, जैसा कहानी बताती है, उसे बहुत आराम था। तो बैल की हालत बिगड़ गई होगी। महीने भर में वो बेचारा थककर पिसकर एकदम कमजोर हो गया। और फिर एक दिन समझू ने उस पर दूना बोझ लाद दिया। बैल ने चलने की कोशिश की, पर जमीन पर गिरा और वहीं मर गया। ओहो, बेचारा बैल। और कहानी में एक और मोड़ है। उसी रात समझू के कुछ पैसे और तेल वगैरह भी चोरी हो गया। अच्छा, तो जब अलगू ने पैसे मांगे होंगे बैल के, तब क्या हुआ? समझू साहू और उसकी पत्नी दोनों साफ मुकर गए, पैसे देने से इनकार कर दिया। और इल्जाम? उल्टा अलगू पर ही इल्जाम लगा दिया कि तुमने हमें मरियल बीमार बैल बेचा था, मुर्दा बैल दिया था, उस पे दाम मांगने चले हैं। ये तो बिल्कुल नाइंसाफी थी। हाँ, फिर गांव वालों ने कहा कि भाई मामला पंचायत में ले जाओ। दोनों राजी हो गए। फिर से पंचायत, उसी पेड़ के नीचे। हाँ बिल्कुल। इस बार पंच चुनने का हक मिला समझू साहू को। और समझू ने किसे चुना? समझू ने खड़े होकर कड़क आवाज में कहा, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन शेख। ये सुनते ही अलगू का क्या हाल हुआ होगा? दिल बैठ गया। कहानी कहती है कलेजा धक धक करने लगा। उन्हें लगा बस अब जुम्मन पुराना बदला जरूर लेगा, अब मेरा खैर नहीं। लेकिन क्या ऐसा ही हुआ? यही कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। कहानी वापस अपने केंद्रीय विचार पर आती है, जिम्मेदारी का असर। जिम्मेदारी का असर मतलब? स्रोत कहता है, अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जैसे कोई तीखा लिखने वाला पत्रकार मंत्री बन जाए तो ज्यादा संतुलित हो जाता है, या कोई लापरवाह लड़का जब उस पर परिवार का बोझ पड़ता है तो वो ज्यादा गंभीर और धैर्यवान बन जाता है। तो ये जुम्मन के साथ हुआ पंच बनते ही? हाँ बिल्कुल। जैसे ही वो सरपंच के उस ऊंचे आसन पर बैठे, उनमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास जागा। उनके मन में क्या चल रहा था? कहानी उनके मन के अंदर का संघर्ष दिखाती है। वो सोचते हैं, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूं। मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो देववाणी जैसा होगा। मुझे सच से जौ भर भी हटना नहीं चाहिए। मतलब उनका जो निजी बैर था अलगू से,
वो उस पंच के पद की गरिमा और न्याय की जिम्मेदारी के सामने छोटा पड़ गया, गौण हो गया। फिर पंचायत ने दोनों की बातें सुनी। हाँ, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। पंचों ने आपस में सलाह मशवरा किया। ज्यादातर पंच मानते थे कि समझू को दाम तो देना चाहिए, पर शायद कुछ नरमी की बात भी हो रही थी। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे कि समझू का भी नुकसान हुआ है तो थोड़ी रियायत दे देनी चाहिए, और कुछ ये भी कह रहे थे कि उसे सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई जानवरों पर ऐसी बेरहमी ना करे। अंत में फैसला जुम्मन को सुनाना था। हाँ, फैसले की घड़ी आई, सब चुप थे। जुम्मन ने क्या कहा? जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने इस मामले पर अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है। समझू को बैल का पूरा दाम देना चाहिए। कारण ये कि जब बैल खरीदा गया था तब उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत इसलिए हुई क्योंकि उससे बहुत ज्यादा काम लिया गया और उसके दाने चारे का ठीक से प्रबंध नहीं किया गया। और रियायत की बात? जुम्मन ने कहा, रियायत देना या न देना ये पूरी तरह अलगू चौधरी की इच्छा पर है। ये फैसला सुनकर अलगू का क्या रिएक्शन था? अलगू तो फूले ने समाये। वो जोर से चिल्ला उठे, पंच परमेश्वर की जय। और बाकी लोग? चारों तरफ से यही आवाज गूंजने लगी, पंच परमेश्वर की जय। सब लोग जुम्मन के न्याय की तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे इसे कहते हैं न्याय, ये इंसान का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं। माहौल बिल्कुल बदल गया। हाँ, एकदम। थोड़ी देर बाद जुम्मन खुद अलगू के पास आए। अच्छा? हाँ, और उनके गले लग गए। बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की थी मैं मन ही मन तुम्हारा जानी दुश्मन बन गया था, पर आज मुझे पता चला कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। और क्या कहा? कहा, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे यकीन हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। ये सुनकर अलगू भी रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे। कहानी का अंत बहुत ही खूबसूरत है। क्या लिखा है अंत में? इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। वाह! मतलब न्याय ने न सिर्फ सही फैसला दिया बल्कि टूटी हुई दोस्ती को भी फिर से जोड़ दिया। बिल्कुल, वो जो जिम्मेदारी का एहसास था उसने जुम्मन को बदल दिया और उसी बदलाव ने दोस्ती को फिर से जिंदा कर दिया। तो अगर हम इन स्रोतों को देखें, इस पूरी कहानी को देखें, तो पंच परमेश्वर हमें क्या सिखाती है? क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं, दोस्ती, दुश्मनी, पूर्वाग्रह, ये सब न्याय के रास्ते में आ सकते हैं, रुकावट बन सकते हैं। हाँ, ये तो हमने देखा जुम्मन और अलगू दोनों के मामले में। लेकिन पंच का पद, यानी वो जिम्मेदारी का आसन, इंसान को इन निजी भावनाओं से ऊपर उठने की एक ताकत देता है, एक प्रेरणा देता है। और दोस्ती, उसका क्या? आए और ऊंचे सिद्धांतों पर, मतलब धर्म पर टिके रहें, तो दोस्ती फिर से पनप सकती है, फिर से हरी हो सकती है। ये कहानी भारतीय समाज में पंचायत के प्रति जो एक गहरा विश्वास है उसको भी दर्शाती है ना? है कि पंच में परमेश्वर वास करते हैं। हाँ, सामुदायिक न्याय की पवित्रता में ये गहरा विश्वास दिखता है, और साथ ही ये विचार भी कि जिम्मेदारी का बोध, वो एहसास इंसान के चरित्र को निखार सकता है, उसे उसके छोटे मोटे झगड़ों, स्वार्थों, बैर से ऊपर उठा सकता है। न्याय का आसन जैसे व्यक्ति को उसके छोटे मैं से निकालकर एक बड़े उद्देश्य से जोड़ देता है। बिल्कुल सही कहा। तो ये कहानी और आज की हमारी ये बातचीत एक सवाल जरूर पीछे छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या सवाल? यही कि क्या सच्ची दोस्ती और सच्चा न्याय, क्या ये हमेशा साथ साथ चल सकते हैं, खासकर तब जब हमारे अपने हित, अपने स्वार्थ दांव पर लगे हों? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या कभी-कभी न्याय का तकाजा ऐसा होता है कि हमें दोस्ती की कुर्बानी भी देनी पड़ती है? इस पर जरूर सोचिएगा।